चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा, हमने हेड पर है, हेड ऑफ इनकम हमने सैलरी पढ़ लिया है, कैपिटल गेन पढ़ लिया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट हेड है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है। अच्छा, वही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में किसी भी हेड को कवर करने के लिए हमें पता है कि हमें ये 6 बातें कवर करना लाजमी है। कौन कौन सी? अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अमाउंट चार्जेबल कौन सी होगी इस हेड के अंदर? नंबर 2, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, इस अमाउंट की चार्जेबिलिटी की बेसिस क्या होगी? नंबर 3, डिडक्शन एडमिसिबल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कौन कौन से डिडक्शन आपको अलाउड होंगे? नंबर 4, सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड, ये कौन कौन से लॉसेस आप सेट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इस हेड के अंदर। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पीएसआई और एफएसआई का क्राइटेरिया। और लास्ट में आएगा अनएक्सप्लेन इनकम, जो हम बाद में कवर करेंगे, इसके अंदर कवर नहीं करेंगे। चले, अब आ जाते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अमाउंट चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होगी? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ये है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज अ रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम, ऑल काइंड ऑफ इनकम व्हिच आर नॉट कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ अदर हेड ऑफ इनकम आर कवर्ड अंडर दिस हेड ऑफ इनकम। सर क्या मतलब? कि सर जो भी इनकम किसी और हेड ऑफ इनकम में कवर्ड नहीं हुई, अब वो कहाँ कवर्ड होगी? अदर सोर्स ऑफ इनकम है। जो भी कोई इनकम जो अदर है, जो हम पढ़ के आए, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो कवर्ड होनी थी, जो सैलरी में कवर्ड होनी थी, जो रेंट में कवर्ड होनी थी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, जो कैपिटल गेन में कवर्ड, उन 4 हेड के अलावा जो इनकम कवर्ड नहीं हुई, वो सारी की सारी इनकम कवर्ड कहाँ होगी? आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसका सेक्शन 39(1) क्या कहते हैं? इनकम ऑफ एवरी काइंड, इनकम ऑफ एवरी काइंड रिसीव्ड बाय पर्सन। मतलब रिसीव्ड बाय पर्सन का मतलब क्या होगा? कि कैश बेसिस पे, मतलब आपकी जो टैक्सेशन होगी वो किस बेसिस पे होगी? कैश बेसिस पे होगी। ठीक है। इफ इट्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर हेड, जो किसी भी हेड में इंक्लूड ना हो अदर देन एग्जाम फ्रॉम टैक्स। सर आपको पता है कि हम हर इनकम को उसकी एग्जाम इनकम से बाहर कर देते हैं। शैल बी चार्ज टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। शैल बी चार्ज टू टैक्स इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब कि सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक तो आपकी रिसीव और कैश बेसिस पे होगी। नंबर 2, वो इनकम जो किसी हेड ऑफ इनकम किसी अदर हेड में इंक्लूडेड ना हो और उसकी एग्जाम इनकम को बाहर कर देते, तो चार्ज बचेगा वो चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी। अब आ जाए सर कि कौन कौन सी अमाउंट चार्जेबल है। बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी तो मैंने बता दी कैश बेसिस में। सर नो, कौन कौन सी अमाउंट अंडर अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चार्जेबल टू टैक्स है? नंबर 1, सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड द फॉलोइंग नेमली। नंबर 1, डिविडेंड। सर डिविडेंड इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। बट सर हमने एक स्टार्ट की क्लास में टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। टैक्स रिजीम में सर हमने एसटीआर का एसटीआर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेपरेट टैक्स रिजीम, जिसमें मैंने बताया था कुछ 6 या 7 तरीके की इनकम है जो लॉ मेकर ने इम्पोजली बता दी है कि वो आपकी क्या है, फाइनल टैक्स रिजीम है। उसमें सर डिविडेंड इनकम थी, इन्वेस्टमेंट इन सकूक थी, प्रॉफिट ऑन डेट, इंडिविजुअल एओपी का था, सर रेजिडेंट शिपिंग कंपनी की इनकम और बहुत सारी इनकम थी। तो सर डिविडेंड इनकम को ना अलग से क्लासिफाई कर दिया सेक्शन 2 के अंदर, उसकी डेफिनेशन है। और उसकी डेफिनेशन सर आप एक अब मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर में आप देख लेंगे सर। और डिविडेंड इनकम को अलग से इम्पोज कर दिया गया, अलग से बता दिया गया। तो सर पहले जब ये नहीं था, जब डिविडेंड इनकम किसी और इनकम हेड ऑफ इनकम में या अलग से डिफाइन नहीं थी, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्लासिफाई होती थी। अब डिविडेंड इनकम अलग से इम्पोज होती है, उसका एफटीआर टैक्स है, तो अब वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे चार्जेबल टू टैक्स नहीं होती, वो एफटीआर इनकम एज अ ट्रीट होती है। तो ये एक रिडंडेंसी है, जो पुराने जमाने के लॉ के मुताबिक डिविडेंड इनकम को यहाँ रखा गया था, अब वो एफटीआर इनकम है, तो डिविडेंड इनकम एक अपनी हैसियत से अपने मुताबिक चार्ज होती है। सर नंबर 2, रॉयल्टी। सर रॉयल्टी में सर कोई भी जो पैसा हमें रॉयल्टी की सूरत में मिलता है, लाइक मैंने कोई अपनी फ्रेंचाइज सेल कर दी, अपना कोई सॉफ्टवेयर बेचा, और उसके तहत जो मुझे रॉयल्टी मिलती है, वो रॉयल्टी का पैसा आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाती है। इसकी डेफिनेशन भी आप तफसील से दूसरी एक लेक्चर में देख लेंगे। सर तीसरी बात, प्रॉफिट ऑन डेट। सर का जो सूद, जो प्रॉफिट ऑन डेट आपको सूद मिलता है, वो आपका क्या बात है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स होता है। अब अब सर ये एक बॉक्स के अंदर बात है, ये वही बात है जैसे हमने एक बात की थी किस हवाले से कि आपको कोई चीज एरियर में, जैसे सैलरी के अंदर हमें सैलरी एरियर में मिलती थी, उस वजह से हमारा क्या होता था सर, टैक्स डबल रेट हो जाता था कि पैसे जो टाइम पे ना मिले और एरिया पे मिले, क्योंकि सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो आपकी कैश बेसिस पे होती है और कैश बेसिस पे चार्जेबल टू टैक्स होती है। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉफिट ऑन डेट प्रीवियस ईयर का आपको आगे जाके मिलता है, जिसकी वजह से आपका टैक्स रेट डबल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका टैक्स रेट डबल हो जाता है,
तो आप उस इनकम को उसी साल में टैक्स करवा सकते हैं जिस साल में आपको एक्चुअली रिसीव्ड होनी चाहिए थी। सर ये वो सारी बातें हैं जो हम सैलरी के हेड में सैलरी एरियर्स के टाइम पे कवर कर चुके हैं, तो इसको मैं ज्यादा तफसील में नहीं बताऊंगा। इसमें सेम बात है, आप कमिश्नर के पास जाओगे, इस ऑप्शन को अलेक्ट करोगे और कमिश्नर को बताओगे कि मैं अपनी जो मुझे एरियर में सूद मिल रहा है, जो मुझे एरियर में सूद मिल रहा है, मैं उसको वैसे ही चार्जेबल टू टैक्स करवाना चाहता हूँ जिस साल मुझे एक्चुअली ये मिलना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल सर, ऐसे ही मैं बताता हूँ कि मुझे एक सूद था 2001 में मिलना था रिसीव, बट वो मुझे 2003 में मिला। सर अब 2001 में टैक्स रेट कुछ और था, 2003 में टैक्स रेट कुछ और था, मतलब कि टैक्स रेट बढ़ गया। समझ लें 2001 में 10% था सूद पे टैक्स और 2003 में 15% हो गया, तो सर 5% मुझे एडिशनल टैक्स चार्ज हो गया। जो मुझे पैसे 2001 में मिलने थे, मैं 10% देके जान छुड़वा लेता कैश बेसिस पे, बट मुझे मिले 2003 में, क्योंकि यहाँ पे रिसीव बेसिस पे होती है। तो सर अब मैं कमिश्नर के पास जाऊंगा और कहूंगा कि भाई मेरी ये सूद की इनकम उसी साल टैक्स कर दो जिस साल मुझे एक्चुअली ये रिसीव होनी थी। तो सर इसको रीड कर लीजिएगा, इसको मैं रीड नहीं करवा रहा, ये वही आसान सी बात है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। चले सर आगे चल। सर ग्राउंड रेंट, सर ग्राउंड रेंट हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कुछ 5 तरीके की इनकम को हमने एक्सक्लूसिव किया था और कहा था कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स होगी, तो वही बातें यहाँ पे। सर ग्राउंड रेंट आपको पता है कि कोई लैंड का रेंट, जो बिल्डिंग लैंड का रेंट हमें मिलता है, किसी लैंड को मैंने रेंट पे दिया है, उसका रेंट मुझे जो मिलता है ग्राउंड रेंट, वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स हो जाता है। सर दूसरा, एडिशनल पेमेंट ऑन डिले रिफंड अंडर एनी लॉ। सर देखें ये क्या बात कर रहे हैं रिफंड ऑफ डिले की। सर अगर अगर आप कोई गवर्नमेंट के पैसे में देरी करते हैं, आप टैक्स देने में देर करते हैं, आप टैक्स को टाइमली पे नहीं करते हैं, तो सर आपके ऊपर एज पर लॉ डिफॉल्ट सरचार्ज लगता है। सर डिफॉल्ट सरचार्ज एक पेनल्टी है, एक सरचार्ज है जो आपके ऊपर लगाया जाता है, एडिशनल पेनल्टी कहलाता है। इसी तरह सर आपको कोई रिफंड रिसीव करना है किससे, एफबीआर से, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। आपको कोई रिफंड रिसीव करना है किससे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, और वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपको इस रिफंड को देने में, एडिशनल पेमेंट देने में डिले कर देती है, इस पेमेंट को देने में डिले कर देती है। तो सर उस रिफंड के साथ आपको अब फेडरल बोर्ड रेवेन्यू आपको एक डिफॉल्ट सरचार्ज देगी, आपको पैसे देगी, आपको एडिशनल पेमेंट देगी। फॉर एग्जाम्पल सर मुझे मेरा रिफंड था 10 रुपए का, मुझे वो टाइमली नहीं मिला, अब मुझे एज पर लॉ मुझे उसको 13 रुपए देने होंगे या 12 रुपए देने होंगे, तो सर 2 रुपए जो मुझे एडिशनल अमाउंट मिली है ना, 2 रुपए जो मुझे एडिशनल अमाउंट मिली है, वो भी मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स होगी। एडिशनल पेमेंट ऑन डिले ऑफ रिफंड अंडर एनी लॉ, मतलब कोई मुझे रिफंड मिलना था, एफबीआर से पैसे रिसीव होने थे, उसके डिले के मुताबिक मुझे कोई एडिशनल पेमेंट मिली, वो पेमेंट भी मेरी क्या होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। सर रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड ऑफ बिल्डिंग, सर सब लीज वाली बात भी हमने पढ़ी थी कि मैं एज अ ऑनर किसी को रेंट पे देता हूँ और वो रेंट जिसको मैंने दिए वो उस बिल्डिंग को या उस प्रॉपर्टी को किसी और को रेंट पे देता है, सब लीज कर देता है। तो सर जो उस ऑनर को जो प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल मैं सर इसको और आसानी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से मिस्टर एक्स एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली, ठीक है, और मैंने मिस्टर वाई को वो प्रॉपर्टी फिर क्या कर दी, लीज आउट कर दी, किसी और को दे दी। मैंने रेंट पे ली और मैंने उसको सब लीज कर दिया, सब रेंट कर दिया, तो सर जो मुझे अब पैसे सब रेंट के मिल रहे हैं वो मेरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में बात की सर, इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीन, सर ये बात भी पड़ी थी कि अगर कोई बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी हम रेंट आउट करते हैं, लाइक इसको क्या कहा था, फैक्ट्री रेंट, अगर कोई फैक्ट्री रेंट हमें मिलता है तो वो सर हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स होता है। सर यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि सर अगर आप मशीनरी का रेंट और बिल्डिंग का रेंट बाइफिकेट भी कर सकते हैं, तब भी ये जो रेंट बाइफिकेट करने के बाद भी बिल्डिंग का अलग से मिल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी का अलग से मिल रहा है, तब भी ये रेंट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स होगा। सर इनकम फ्रॉम प्रोविजन ऑफ एमिनिटी यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, सर वही बात कि जो भी आपको यूटिलिटीज वगैरह अदर रिसोर्सेज जो आप अपने रेंट ऑफ बिल्डिंग के साथ प्रोवाइड करते हैं, उसके पैसे जो आपको एडिशनल मिलते हैं, वो भी आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स होते हैं। सर इसके क्वेश्चंस हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कर भी चुके हैं, डिटेल में इस चीजों को देख भी चुके हैं, बहुत आसान आसान सी बात है। आ जाए सर, एनी एन्युटीज और पेंशन, कोई भी एन्युटी, सर एन्युटीज वही आपको बताया था कि जो एम्प्लॉय को मिलती है और पेंशन वगैरह मिलती है। अच्छा सर अगर ये एन्युटी और पेंशन की बात लिखिए, सर हमने ये सैलरी के अंदर भी पेंशन के बारे में पढ़ा था, और पेंशन सर सैलरी में चार्जेबल टू टैक्स होती है, क्योंकि सैलरी के हेड में पढ़ा था। तो सर जो सैलरी में चार्जेबल टैक्स हो रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टैक्स कैसे हो सकती है। सर यहाँ पे वो वाली
ये जो पेंशन की बात की जा रही है ना, वो पेंशन है कि आपने वॉलंटरी जाके कोई अपनी पेंशन स्कीम करवा ली किसी इंश्योरेंस कंपनी से। भाई आप कहीं एम्प्लॉय नहीं है, आपका अपना बिजनेस है, आप सोल प्रोप्राइटर है, लेकिन आपने बोला यार ये बिजनेस मेरे मरने के बाद कौन चलाएगा, और बिजनेस तो बंद हो जाएगा, और फिर मुझे कोई ना कोई इनकम तो चाहिए होगी। तो सर आपने क्या किया, आपने खुद से जाके इंश्योरेंस कंपनी से आज से अपनी पेंशन स्कीम करवा ली, ताकि जब आप रिटायर हो तो आपको पेंशन मिलते हैं। तो वो वाली पेंशन जो इंश्योरेंस कंपनी से जो एक इंडिविजुअल बंदा करवाता है एम्प्लॉय के अलावा, एम्प्लॉयमेंट के अलावा, सैलरी के पर्सन के अलावा, तो वो सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स होती है। जो पेंशन आपको रिसीव होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स होती है। आ जाए सर नेक्स्ट, any prize bond winning from a raffle, lottery, prize winning quiz, prize offered by a company for promotion, sale or crossword puzzle। सर कोई भी पैसा जो आपको प्राइज विनिंग बॉन्ड का पैसा खुल जाता है, लॉटरी में पैसा खुल जाता है, जीतो पाकिस्तान से आपको पैसा खुल जाता है, ठीक है सर, कोई आपको सेल्स की प्रमोशन के अंदर कोई गिफ्ट वगैरह मिल जाते हैं, सर ये सारी की सारी चीजें आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स होगी। ये सारी की सारी चीजें सर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स होगी। आ जाए सर नेक्स्ट, any other amount received as consideration from the provision of use or exploitation of property including from the grant of right to explore or natural resources। सर क्या मतलब, सर कोई भी वो पैसा जो आपको एक्सप्लॉइटेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की मद में मिला हो। फॉर एग्जांपल सर आपकी एक जमीन है, आपकी जमीन पे सर अमेरिका से लोग आते हैं और कहते हैं यार आपकी जमीन के अंदर ना तेल है, कुआ है, पेट्रोल है, हम क्या करेंगे आपकी जमीन से पेट्रोल निकालेंगे और आपको उसकी रॉयल्टी या एक्सप्लॉइटेशन के पैसे देंगे, आपकी जमीन को यूज करने के पैसे देंगे। तो सर आपको जो वो तेल निकालने के लिए जो आपको रॉयल्टी, आपको जो पैसा दिया जा रहा है, वो सारा का सारा पैसा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स होगा। ठीक है सर। अच्छा सर, आसान आसान सी बात है सर, इतनी लंबी नहीं है तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। दूसरी बात, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी रिसीव इन कनेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ यूज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। और सर वही बात, कोई कोई अमाउंट रिसीव मिली या आपको अमाउंट की जगह आपको उन्होंने कहा सर लैंड की जगह हम आपको रोल्स रॉयस दे देते हैं, रोल्स रॉयस देते हैं, आपको बोला कि आपकी जमीन है, आपकी जमीन से हम तेल निकालेंगे और सर हम आपको एक गिफ्ट में रॉयल्स रॉयस दे रहे हैं, गिफ्ट नहीं दे रहे आपको, रॉयल्स रॉयस दे रहे हैं, रॉयल्स रॉयस की गाड़ी दे रहे हैं। तो वो सर जो गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू है ना, वो कन्वर्टेबल इनटू मनी है या नो है, वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। आपके पास शेख आए, शेखों ने कहा कि यार तुम्हारी जमीन के नीचे तेल है, हमें तेल निकालना है। तो शेखों ने कहा यार हम पैसे नहीं देंगे, तुम्हें रॉयल्स रॉयस गाड़ी दे रहे हैं ये लोग। तो आपने कहा यार रॉयल्स रॉयस गाड़ी मिल रही है, 6 8 10 करोड़ की गाड़ी है, आपने वो गाड़ी ले ली, वो गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। आगे नेक्स्ट है, any amount received by a person as consideration of vacating the possession of a building part they are reduced by any amount paid। सर ये वही बात है जो हमने पगड़ी के केस में पढ़ी थी, जो पगड़ी की आपको एग्जांपल पढ़ाई थी मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, और पढ़ाया था 5 चीजें बाहर हो जाती है, तो उसमें पगड़ी वाली बात थी कि आपने अपना घर छोड़ा, आप आपने एक लैंड खरीदी जिसके अंदर पगड़ी, सर क्या होता है पगड़ी के अंदर आपकी पोजेशन ट्रांसफर होती है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, और पोजेशन को ट्रांसफर करने के लिए आपने कोई पैसे रिसीव किए, ठीक है, और आपने कोई पैसे पहले पे किए थे उसको खरीदने के लिए, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स होगा। इस बात को एग्जांपल को हमने डिटेल में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सर सेम बात, एनी अमाउंट रिसीव बाय पर्सन फ्रॉम अप्रूव इनकम पेमेंट प्लान और अप्रूव एन्युटी प्लान और वॉलंटरी पेंशन स्कीम। सर वही पेंशन स्कीम और अप्रूव प्लान आप कोई करवा लेते हैं, इंडिविजुअल बंदा करवा लेता है किसी इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। सर इनकम डीम अंडर सेक्शन 111 अनएक्सप्लेन इनकम और एसेट्स। सर आपने कोई अनएक्सप्लेन आपके इनकम और एसेट है, मतलब आपने कोई चोरी करके पैसा कमाया है, चोरी करके आपने जायदादें बनाई है, तो सर अगर वो अनएक्सप्लेन इनकम जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसकी आप मनी ट्रायल नहीं दे सकते, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी एफबीआर को, आपके घर पे सर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, हीरे जवाहरात है आपने छुपा के रखे हुए, एफबीआर आती है छापा मारती है आपके घर पे, और ये सोना जवाहरात आपको तो नहीं उठाएगी, आपका सोना जवाहरात उठा के वो ले जाती है। तो सर वो सोने जवाहरात अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि इनकम आपने कैसे कमाई, तो सर अनएक्सप्लेन इनकम होती है, और अनएक्सप्लेन इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स हो जाती है। अनएक्सप्लेन इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स हो जाती है। ये वो इनकम है जो आपकी पकड़ी गई है और इस इनकम को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसलिए इसको कहा गया अनएक्सप्लेन इनकम और एसेट्स। ओके नाइस सर। सर ये पॉइंट थोड़ा सा, ये 2 पॉइंट थोड़ा सा अजीब है, मैं डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सर एनी अमाउंट रिसीव, पहले सर पढ़े एनी अमाउंट रिसीव एज अ लोन और एडवांस, कोई भी आपको अमाउंट रिसीव हुई है एज अ लोन और एडवांस, मतलब आपने कोई लोन रिसीव किया,
सर ये बात छोड़ दें, एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड, ठीक है। डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर, ये आपको शेयर के बदले में मिले, ठीक है, ठीक है। अदर देन अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, किससे मिले? बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा, मतलब क्या, कोई आपको लोन की अमाउंट रिसीव हुई है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा। अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक के अलावा और थ्रू का बैंकिंग चैनल, और फ्रॉम अ पर्सन होल्डिंग एनटीए नंबर, और ऐसे बंदे से रिसीव हुई है जिसने एनटीए नंबर होल्ड नहीं करता। सर वापस सुने, सर कोई ऐसी अमाउंट आपको लोन और एडवांस मिला है, ठीक है, जो कि आपको बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा मिला है, और जो आपको मिला है वो अदर देन क्रॉस टैक्स से नहीं मिला और बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं मिला और फ्रॉम अ होल्डिंग ऑफ एंटी टैक्स नंबर नहीं मिला, तो ये अगर अमाउंट आपको मिली है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स होगी। आई थिंक सर आपको समझ नहीं है, मैं इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। सर इस वाले हिस्से को देखें, डायग्राम के इस वाले हिस्से को देखें, ठीक है सर। यहाँ क्या लिखा है सर? लोन और एडवांस एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, एक्सेप्ट वो एडवांस और पेमेंट जो आपको गुड्स और सप्लाई की सूरत में मिला, ये तो आपको नॉर्मल बेसिस में मिलता है। आपने सर कोई लोन और एडवांस मिला फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपको मिला है लोन, तो सर ये आपका ट्रीटेड किया जाएगा एज अ इनकम, शेल नॉट बी ट्रीटेड एज, ये आपकी इनकम ट्रीट नहीं की जाएगी। आपने इस वक्त कोई बैंक से लोन लिया और लोन तो वैसे भी कैपिटल रिसीव है, तो वो आपकी इनकम ट्रीट नहीं की जाएगी। लेकिन सर आपने लोन लिया बैंक के अलावा थ्रू क्रॉस बैंक के अलावा लोन लिया, बैंक से नहीं लिया, किसी बैंक के अलावा लोन लिया थ्रू क्रॉस बैंकिंग चैनल, लेकिन लोन लिया लेकिन क्रॉस बैंकिंग चैनल से, जिसने आपको लोन लिया उसने आपको चेक के जरिए दिया या आपको ऑनलाइन ट्रांसफर किया, तो सर ये भी आपकी इनकम तस्वुर नहीं की जाएगी, ये भी आपकी इनकम तस्वुर नहीं की जाएगी। नंबर वन, कोई बैंक से लोन लिया, बैंक से आपने लोन लिया तो आपकी इनकम तस्वुर नहीं की जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टैक्स नहीं होगी। आपने क्रॉस चेक के जरिए लोन लिया फ्रॉम एन एनटीएन होल्डर जिसका एनटीएन भी था और उसने आपको क्रॉस चेक के जरिए, ये भी आपकी इनकम तस्वुर नहीं करेगी। लेकिन कोई लोन और एडवांस, कोई लोन और एडवांस अदरवाइज आपने इन कैश लिया, मतलब कैश में कोई लोन लिया अपने रिश्तेदार से, अपने भाई से, अपने चाचा से, और ऐसे बंदे से लिया थ्रू बैंकिंग चैनल लिया, बट ऐसे बंदे से लिया जिसके पास एनटीएन नंबर नहीं, बैंकिंग चैनल के जरिए दिया जिसके पास एनटीएन नंबर नहीं, तो वो आपका लोन आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल टू टैक्स होगा। सर फॉर एग्जाम्पल, सर मैं, एक केस ये है कि मैं बैंक के पास जाता हूँ लोन ले, बैंक के पास गया, मैं मीज़ान बैंक के पास गया और मीज़ान बैंक से मैंने लोन, सर मीज़ान बैंक से लोन लिया, ये मेरी लोन है, कैपिटल रिसीव है, ये मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। चलिए सर दूसरी बात, मैंने अपने बड़े भाई से लोन मांगा, ये बड़े भाई से छोड़े सर, मैंने अपने दोस्त से लोन मांगा, अभी बड़े भाई की बात नहीं कर रहा, मैंने अपने दोस्त से लोन मांगा, ठीक है सर, मैंने अपने दोस्त से लोन मांगा और मेरे दोस्त ने मुझे लोन दिया, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बैंकिंग चैनल के थ्रू लोन दिया और मेरे दोस्त के पास उसका एनटीएन नंबर भी है, मेरे दोस्त ने मुझे बैंकिंग चैनल के थ्रू लोन दिया और मेरे दोस्त के पास उसका एनटीएन नंबर भी है, तो ये भी सर मेरी इनकम तस्वुर नहीं जाएगी, ये भी मेरा लोन तस्वुर किया जाएगा। लेकिन सर मैंने लोन लिया अपने दोस्त से कैश की सूरत में, या मैंने उससे बैंकिंग चैनल के थ्रू लिया, लेकिन मेरा दोस्त एनटीएन नंबर होल्ड नहीं करता था, वो एफबीआर में एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर नहीं था, तो वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स होगा। सर आया, अब ये बात आपको समझ आएगी? एनी अमाउंट रिसीव एज अ लोन और एडवांस, मैंने कोई अमाउंट रिसीव की लोन और एडवांस, डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर या इशू ऑफ शेयर्स में, अदरवाइज देन बाय क्रॉस चैनल, मतलब क्रॉस चेक के बगैर ली थ्रू ऑन अ बैंकिंग चैनल और फ्रॉम अ पर्सन होल्डिंग अ एनटीएन नंबर, या ऐसा बंदा जो फ्रॉम अ पर्सन होल्डिंग अ, अदरवाइज देन वो होल्डिंग नंबर होल्ड नहीं करता था, तो ये इनकम मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। अच्छा सर, अब दूसरी बात, एनी अमाउंट रिसीव एज अ लोन और एडवांस नहीं, अब एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम गिफ्ट एज अ गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन, मैंने कोई अमाउंट रिसीव की, मैंने कोई अमाउंट रिसीव की, लेकिन रिसीव की गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन, मुझे गिफ्ट के सूरत में कोई अमाउंट मिली, मुझे क्या मिली सर? गिफ्ट में सूरत में कोई अमाउंट मिली, अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक के बगैर और फ्रॉम एनटीएन होल्डर नंबर, ठीक है। और दूसरी बात, सब्जेक्ट टू अबव क्लॉज एनी अमाउंट और अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसीडरेशन और रिसीव एज अ गिफ्ट अदर देन गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, स्पाउस, ब्रदर और चिल्ड्रन। सर आप कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं और गिफ्ट आपको मिलता है किसी ऐसे पर्सन से जिसके जो क्रॉस बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं देता और आपको एनटीएन नंबर नहीं है वो नहीं देता, और सर इसी क्लॉज को अबव करते हुए कोई आपने ऐसी अमाउंट रिसीव की जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी वगैरह आपको रिसीव हुई गिफ्ट के थ्रू विदाउट कंसीडरेशन और रिसीव एज अ गिफ्ट, या आपको रिसीव हुआ एज अ गिफ्ट अदर देन रिसीव ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, स्पाउस, ब्रदर, सर ये जो है ना ये आपके मेन रिलेटिव है, ये आपके मेन है।
अगर आपको अपना कोई गिफ्ट या प्रॉपर्टी रिलेटिव से मिलती है ना, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टैक्स नहीं होती। बट आपको कोई गिफ्ट आपका दोस्त दे रहा है, आपके किसी दोस्त ने प्रॉपर्टी दे दी, कोई ऐसा दोस्त है या कोई आपके घर वाले हैं, मामू मामा ने आपको गिफ्ट दे दिया, तो वो आपके मेन रिलेटिव नहीं है, तो वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स होगा। सर ये बात भी आपको मुझे पता है, आई होप आपको समझ नहीं आएगी। सर इसको भी डायग्राम है। सर यहाँ पे आ जाए पॉइंट ये सर गिफ्ट। सर आपको कोई मॉनेटरी गिफ्ट मिलता है, मतलब कैश की सूरत में कोई गिफ्ट मिलता है। अगर आपको गिफ्ट आपके रिलेटिव से मिलता है, रिलेटिव से मिलता है, और वो रिलेटिव आपको क्रॉस बैंकिंग चैनल के थ्रू देते हैं जिसके पास एनटीएन होल्डर है, तो ये आपका गिफ्ट इनकम तस्वुर नहीं किया जाएगा, ये आपकी इनकम तस्वुर नहीं होगी। आपको कोई मॉनेटरी गिफ्ट मिला, अपने रिलेटिव से मिला, ठीक है, कैसे मिला, आपके रिलेटिव ने क्रॉस बैंकिंग चैनल के थ्रू दिया और वो आपका रिलेटिव एनटीएन होल्डर था। सर रिलेटिव कौन कौन है यहाँ पे बता देता हूँ। आपका रिलेटिव है ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी, आपके माँ बाप, आपका स्पाउस, आपके बहन भाई, आपके सिस्टर और आपका कोई बेटा या बेटी, ये आपके रिलेटिव है। उसने आपको कोई गिफ्ट दिया, बैंकिंग चैनल के थ्रू दिया और वो एनटीएन होल्ड करते थे, तो ये गिफ्ट आपका इनकम तस्वुर नहीं किया जाएगा। फ्रॉम नॉन रिलेटिव से मिला मॉनेटरी गिफ्ट, फ्रॉम नॉन रिलेटिव मतलब कि आपके रिश्तेदार नहीं है, जो रिश्तेदार मैंने ऊपर बताया आपको, उसके अलावा किसी से मिला, तो शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो भी आपको कैश रिसीव हो रहा है गिफ्ट की सूरत में, जो शादी वगैरह आपको पैसे मिल रहे हैं, जो सारी चीजें मिल रही है, या आपको बर्थडे में आपके कैश वगैरह गिफ्ट मिल रहा है, वो सारा का सारा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल टू टैक्स होगा। आगे से नेक्स्ट, नेक्स्ट सर, आपको कोई गिफ्ट मिलता है नॉन मॉनेटरी गिफ्ट। क्या मिलता है सर? नॉन मॉनेटरी गिफ्ट। ठीक है सर, नॉन मॉनेटरी गिफ्ट मतलब कि जो आपको गाड़ी किसी ने गिफ्ट कर दी, आपको घर गिफ्ट कर दिया, आपको ज्वेलरी गिफ्ट कर दी, तो ये नॉन मॉनेटरी गिफ्ट है। सर फ्रॉम रिलेटिव मिला, रिलेटिव मिला, तो ये आपकी इनकम तस्वुर नहीं किया जाएगा, ये आपकी इनकम तस्वुर नहीं की जाएगी। और नॉन रिलेटिव से मिला तो शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, ये आपकी इनकम। तो सर अगर यही सारी बातों को, यही बातों को मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया, यही बातों को सर यहाँ पे हमने समराइज कर दिया। क्या है? एनी अमाउंट आपने रिसीव की कोई लोन और एडवांस की सूरत में, अदरवाइज देन क्रॉस बैंकिंग चैनल और एनटीएन होल्डर से, तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगी। और इसी क्लॉज को अबव करते हुए, इसमें गिफ्ट वाली बात को क्लॉज करते हुए, अगर कोई आपने अमाउंट रिसीव की, अदर कोई फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव की विदाउट कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के बगैर, और रिसीव की लेकिन आपने रिसीव नहीं की, अदरवाइज किससे रिसीव नहीं की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और इनसे, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से तस्वुर किया जाएगा। ये दोनों पॉइंट अगर आपको यहाँ समझ नहीं आते, इंग्लिश में हार्ड है, तो सर आपको यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में समझ आ जानी चाहिए। इसकी एक्सप्लेनेशन भी सर नीचे दे दी गई है। ठीक है सर, तो ये सर सारी आपकी वो अमाउंट है जो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल टू टैक्स होगी।